प्यारे परीक्षार्थियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है टीचिंग परीक्षा की आज की इस वीडियो में। थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से वो वाली क्लास रुक गई थी। हम ये वाले क्वेश्चन से वापस से कंटिन्यू करेंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द किसने लाया था? हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 है। ये शब्द किसने लाया है? नॉर्मन मायर्स ने लाया है। कौन से साल में लाया है ये आपको क्या करना है? सर्च करना है। कौन से साल में लाया है सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। इसका आंसर आप सभी को अभी क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, सर्च भी कर लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका आंसर करेंगे कौन सा एक इन सीटू संरक्षण विधि के अंदर आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट हमने एक भी बार नहीं पढ़ा। इन सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू का मतलब होता है नेचर के अंदर जो नेचुरल रहता है, प्राकृतिक रहता है, वो इन सीटू के अंदर आता है। और नेचर के अलावा अगर वो मैनमेड है, तब किस में आएगा? एक्स सीटू में आएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि इन सीटू संरक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। इन सीटू जो नेचुरल है, चिड़ियाघर नेचुरल नहीं है, वो बाद में बनाया जाता है। जू में क्या करते हैं? अलग अलग जानवरों को लाकर रखते हैं, यानी कि वो एक्स सीटू के अंदर आता है। बॉटनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान जो है वो भी एक्स सीटू के अंदर आता है। आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। और क्या होंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य भी किसके अंदर आते हैं? इन सीटू के अंदर आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। इन सीटू का मतलब जो नेचुरल तरीके से अपने आप बन जाते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे किसके अंदर आते हैं? इन सीटू के अंदर। और एक्स सीटू के अंदर क्या आते हैं? जो हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि जू हो गया, गार्डन हो गया, ये सारे हमारे एक्स सीटू के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताना है पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? लंग्स मतलब क्या होता है? जिससे हम सांस लेते हैं। फेफड़े, फेफड़े क्या करते हैं? हमारा जो सांस लिया है उसको शुद्ध करने का काम करते हैं, या ऑक्सीजन को सारे पार्ट्स में भेजने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। उसी तरीके से पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट को, अमेज़न वर्षा वन को कहा जाता है। ये अमेज़न वर्षा वन क्या करता है? जितनी भी हमारे अर्थ में ऑक्सीजन है, हमारे अर्थ में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत रहती है? 21% रहती है। इसका 20%, इसका 20% ऑक्सीजन कहां से आता है? अमेज़न फॉरेस्ट से आता है। इसीलिए अमेज़न को क्या कहा गया है? पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? ये रामसर कन्वेंशन क्यों आया था? इसका उद्देश्य क्या था? जल्दी से इसका आंसर करके बताना है कि वनों की रक्षा नहीं, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए। ये वेटलैंड्स क्या होते हैं? ये वेटलैंड्स क्या करते हैं? पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं, या मैं कहूं तो अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमि के नीचे जो जल रहता है उसको रीसने में मदद करते हैं ये वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। आप देखिए, हम अपने शरीर के हिसाब से इसे रिलेट कर सकते हैं। हमने फेफड़े किसे कहा? अमेज़न को कहा। किडनी किसे कहा? वेटलैंड्स को कहा। ये भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन कब आया था? 1971 में। ये भी आप लोग लिख लेंगे, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि रामसर कन्वेंशन कब आया है? 1971 में, ताकि आर्द्र भूमि का संरक्षण हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका आंसर करना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन का संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? चलिए जल्दी से फास्ट इसका आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, देखिए बहुत सारे जो साल है उसके ऊपर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980 हो जाएगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1980 में। अगर मैं पूछूं एनवायरमेंट,
पर्यावरण संरक्षण वाला जो अधिनियम है वो कब आया है? चलिए, कल मैंने पढ़ाया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से वर्ष में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में आया था, जल्दी से कमेंट में बताना है। पर्यावरण वाला संरक्षण कब आया था? फास्ट आंसर लिखना है जी। रूबी जी 1986। बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, सतत विकास का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपको कौन सा नहीं दिख रहा है? फास्ट आंसर करेंगे, एकदम फास्ट, एक्टिव रहना है। जितना अच्छे से आप कमेंट करेंगे उतनी चीजें क्लास में याद होती जाएगी। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। यही लेवल के क्वेश्चन आपके बीपीएससी पूछता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं, फटाफट इसे लाइक करते जाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। और जो भी बच्चों ने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन ऐसे लेक्चर्स के लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हम अभी यानी कि वर्तमान में जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर हैम्पर नहीं होना चाहिए, हमें फ्यूचर के लिए भी बचाकर रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, कोई अकाउंट खोलकर रखते हैं बैंक में, हमारे पास अगर ज्यादा इनकम आ रही है, हम थोड़ी बहुत सेविंग करते हुए चलते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, उसी को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो उससे आर्थिक विकास अच्छा होता है, बिल्कुल सही। पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है, बिल्कुल सही। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग अगर आप कर रहे हैं, ये सतत विकास के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आपको अनलिमिटेड यूज नहीं करना है, लिमिटेड यूज करना है। जितनी जरूरत है उतना यूज करते हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पर्यावरण विज्ञान में EIA का पूरा नाम क्या है? जल्दी से फास्ट इसका आंसर करके बताना है। चलिए जल्दी जल्दी, एकदम एक्टिव तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। EIA का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इसे जानते हैं। EIA के बारे में नया क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने एक भी बार नहीं पढ़ा है। EIA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। क्या है? पर्यावरण प्रभाव आकलन। इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अब ये EIA का मतलब क्या है? EIA का फुल फॉर्म क्या देख लिया? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। यानी कि जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, पहले क्या किया जाता है? उसका असेसमेंट किया जाता है। पहले उसको देखा जाता है, उसका आकलन किया जाता है कि वो सही है कि नहीं है, उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो रहा। उसको क्या कहते हैं? EIA कहते हैं। हम कोई भी चीज लागू करने के पहले अगर उसका आकलन कर ले, अगर उसका असेसमेंट कर ले, वो किसके अंदर आता है? EIA के अंदर आता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उपपोषी स्तर पर ट्रॉपिक लेवल को सही रूप से परिभाषित करता है। चलिए, आपको यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही दिख रहा है? पोषण स्तर को कौन सा यहाँ पर परिभाषित अच्छे से कर रहा है? देखिए, मैंने ट्रॉपिक लेवल लगभग आपको सारे लेक्चर्स में पढ़ाए, लेकिन ट्रॉपिक लेवल से कितने अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे आपको कराती हूँ। ये वाला भी क्वेश्चन नया है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ट्रॉपिक लेवल्स क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, पोजीशन का मतलब मेंढक कौन से लेवल पे रहता है वाला क्वेश्चन किया था। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था पादप कौन से लेवल पर रहते, यानी कि क्या बता रही है? पोजीशन बता रहे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में जीव का स्थान, कहां पर कौन सा जीव रहेगा, उसका स्थान कौन सा रहना चाहिए, वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आना चाहिए, कौन से पोषण स्तर पर, ये सारी चीजें कौन बताता है? ट्रॉपिक लेवल बताते हैं, पोषण स्तर बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि सभी प्राथमिक उपभोक्ताओं को एक पारिस्थितिक तंत्र से हटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को हटा देंगे तो क्या होगा? चलिए जल्दी से, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, सेकेंडरी कौन है, तभी आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो अगर हम पूरे हर्बीवोर्स को हटा देते हैं तो क्या होगा? हर्बीवोर्स क्या खाते हैं?
प्लांट्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं। अगर हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे तो उत्पादक को कोई खाएगा ही नहीं और उत्पादक की संख्या बढ़ते जाएगी। उत्पादक की संख्या कहां पर बढ़ रही है? यहां पर बढ़ रही है। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम होते जाएंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा, वो मरते जाएंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले कि अगर हर्बीवोर्स को पूरी तरीके से हटा देंगे तो उत्पादक की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कार्निवोर्स मांसाहारी की संख्या जो है वो घट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताना है जैव वृद्धि बायोमैग्निफिकेशन का कौन सा उदाहरण आपको दिख रहा है? बायोमैग्निफिकेशन का कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है? बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत सारे बताए, बहुत सारे क्वेश्चन उस पर कराए हैं। चलिए जल्दी से फास्ट इसका आंसर करते जाना है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो किसान रहते हैं अपने खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं। जब वर्षा होती है वो वर्षा अपने साथ इस कीटनाशक को पानी में लेकर आ जाती है। कीटनाशक में डीडीटी वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? हर पोषण स्तर पर बढ़ते जाते हैं। ये मैंने क्या कहा? बढ़ते जाते। याद रखना ये वर्ड को। हर पोषण स्तर पर कीटनाशकों की संख्या, पॉल्यूटेंट की संख्या बढ़ती जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। यानी कि खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक का संचय, उसे क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जैव वृद्धि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता की क्या भूमिका होती है? टर्शियरी कंज्यूमर्स की क्या रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में? चलिए फास्ट आंसर करके बताना है। टर्शियरी कंज्यूमर्स का क्या रोल होता है? तृतीय उपभोक्ता क्या काम करते हैं? वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्या? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्या? सारी एनर्जी तृतीय उपभोक्ता नहीं बनाते। वो क्या करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को खाने का काम करते हैं। डिकम्पोजर्स नहीं होते। गलत हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? बी। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप सभी को पता है कि अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है 60% ऑफ का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से आप करें, आपको पूरे नोट्स मिले, आपको पीडीएफ्स मिले, आपके डाउट सेशन जो लगाए जाए, आपके जितने भी डाउट माइंड में आते हैं वो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लियर हो सके तो आप बिल्कुल टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। अभी 60% का ऑफर चल रहा है। चाहे आप कोई भी कोर्स ले, बीपीएससी का ले, सीटेट का ले, अभी आपको फ्लैट 60% ऑफ का ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। तो देर मत कीजिए। आपको स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपने आप को एनरोल करिए और पढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। रैपिड फायर का मतलब क्या होता है? फास्ट आंसर करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से फास्ट। पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवित जीव और भौतिक वातावरण परस्पर अभिक्रियाएं करते हैं? जल्दी से। रैपिड फायर का मतलब होता है एकदम फास्ट आंसर करना है 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। प्रकृति की इकाई जिसमें जैविक जीव और भौतिक वातावरण परस्पर अभिक्रियाएं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी का वर्णन कौन कर रहा है? चलिए फास्ट आंसर करना है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन बता रहा है? जैव विविधता के बारे में क्या चीज आपको पता चल रही है? जैव विविधता, विविधता का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विविधता। एनर्जी नहीं आता, न्यूट्रिएंट्स नहीं आता। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से छोटे से बड़े क्रम की ओर लगाना है। छोटे से बड़े क्रम की ओर लगाना है, इसके लिए मैंने आपको एक फ्रेज बताया था, ओनली परफेक्ट कैट ईट बिस्किट। जो परफेक्ट होगा, जो अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करेगा, अगर 100% मेहनत करके अगर वो तैयारी कर रहा है, उसको जरूर क्या है? सिलेक्शन मिलेगा। उस कैट को जरूर बिस्किट मिलती है। यानी कि क्या हो गया? जीव के बाद जनसंख्या बनती है, जनसंख्या के बाद समुदाय बनता है, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र बनता है और उसके बाद जीव मंडल बनता है।
ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ती है? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आता है? तो वो कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन से नहीं आता, अपघटन से नहीं आता, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर पर आता है। ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है, कौन पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट की जड़ों में रहते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फंगी वाले सारे गलत हो गए, राइजोबियम बैक्टीरिया याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा क्या होती है? इकोसिस्टम में एनर्जी क्या होती है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा क्या होती है? हमेशा प्रवाहित होती है, हमेशा क्या होती है? फ्लो होती रहती है, कभी भी मुक्त नहीं होती, कभी भी अवशोषित नहीं होती। मतलब सारी ऊर्जा की बात कर रही हूँ, क्या होती रहती है? फ्लो होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा जलवायु पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण का मुख्य परिणाम है? आपको बताना है यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब पानी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में पोषक तत्वों की मात्रा एकदम ज्यादा बढ़ने की वजह से, पोषक तत्वों की मात्रा एकदम ज्यादा बढ़ने की वजह से, पोषक तत्व यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन, उनकी मात्रा बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन के लेवल में कमी हो जाती है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और मछलियां मर जाती है। डेड जोन के नाम से उसे जाना जाता है, डेड जोन, कल पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन स्तर में कमी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से जल निकाय में यूट्रोफिकेशन का स्रोत है? यूट्रोफिकेशन सबसे ज्यादा किसके कारण होता है? यानी कि पोषक तत्वों को कौन लेकर आता है पानी में? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों को लाने का काम कौन करता है? वर्षा करती है, रेनफॉल करती है। ठीक है, आंसर याद रखना है कि वर्षा की वजह से, रेनफॉल की वजह से क्या होता है? पोषक तत्व बहकर पानी में आ जाते हैं और उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? यहाँ पर बच्चों का कमेंट आया था कि मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ईपी ओडम की अगर बात करते हैं, इसने वाई शेप वाला इकोसिस्टम के बारे में बताया है। ठीक है, एजी टांसले जो है वो इकोसिस्टम के जनक कहे जाते हैं। इकोसिस्टम शब्द, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया है? एजी टांसले ने दिया। और इकोलॉजी किसने दिया है? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एकदम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट इसका आंसर करके बताना है। पहले पोषण स्तर पर कौन रहता है? दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा कौन आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। पहले पोषण स्तर पे हमेशा पादप आते हैं, यानी कि पहले वाले को हमने बी से जोड़ दिया। दूसरे पोषण स्तर पर कौन आते हैं? जू प्लैंक्टन आते हैं। तीसरे पोषण स्तर पर मछलियां आती है, चौथे पोषण स्तर पर मानव आते हैं। आंसर इसका क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है भूमंडल तापक्रम की वृद्धि पर्यावरण में किस गैस के कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस की वजह से हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? सूर्य से जो उष्मा आ रही है उसको भी रोक लेती है और पृथ्वी की ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देती। दोनों ऊर्जा और ऊर्जा उष्मा मिलकर क्या बनाते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कही जाती है। सबसे ज्यादा किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, इसका आंसर करना है। 12th नंबर का क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन चारों में से प्रचुर मात्रा में कौन सी ग्रीन हाउस गैस रहती? देखिए, क्वेश्चन दोनों में अंतर है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा था? ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण।
लेकिन प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में जल वाष्प रहता है। जल वाष्प रहता है, वाटर वेपर रहता है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है, लेकिन वो समताप मंडल में अगर रहती है तो उसे सुरक्षात्मक भूमिका भी निभाती है। ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो समताप मंडल में रहकर क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो है ओजोन। ओजोन जो है दो टाइप का, देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। ओजोन जो है दो टाइप का रहता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। ठीक है, गुड ओजोन क्या करता है? समताप मंडल में रहता है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। लेकिन ये जो बैड ओजोन है, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस रहती है, जो ट्रोपोस्फियर में शोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं देती, लेकिन हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। 78% नाइट्रोजन जो रहता है वो ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं आता, लेकिन हमारे वायुमंडल के लिए जरूरी है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। जल्दी से फास्ट इसका आंसर करेंगे कि मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर नहीं आता है। एक्वेरियम हम खुद बनाते हैं, फूलों का बिस्तर भी मैन मेड है, क्रॉप फील्ड फसल क्षेत्र किसान बनाते हैं, ग्रासलैंड जो रहता है घास का मैदान जो है वो क्या है? मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के अंदर नहीं आता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, इकोटोन का मतलब। इकोटोन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको टी शर्ट के बारे में बताया था, टी शर्ट से यहाँ से कलर चेंज हो जाता है, उसे सफेद और काला वाला जो हमने पढ़ा था उसे इकोटोन कहते हैं। यानी कि जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पर दो चीजें आकर मिल रही है, उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जहां पर दो बायोम आकर मिलते हैं, जहां पर दो बायोम आकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। अब ये बायोम का मतलब क्या है? बायोम का मतलब क्या है? लार्ज इकोसिस्टम। ये भी ध्यान रखना है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बायोम का मतलब क्या होता है? लार्ज इकोसिस्टम होता है, बड़ा वाला पारिस्थितिक तंत्र, उसको क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। जहां पर दो बायोम आकर मिलते हैं वो क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। चलिए फास्ट इसका आंसर करना है। आहार जाल में लकड़बग्गा और गीद क्या होते हैं? हाइना और वल्चर क्या होते हैं? चलिए जल्दी से फास्ट इसका आंसर करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाइना और वल्चर, लकड़बग्गा और गिद्ध जो रहते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, प्रीडेटर्स नहीं है, वो किसके अंदर आते हैं? स्कैवेंजर्स के अंदर आते हैं, मुर्दाखोर के अंदर आते हैं। आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है? जो मांस खाता है। अब मांस तो कार्निवोर्स भी खाता है, मांस तो कार्निवोर्स भी खाता है, मांसाहारी भी खाता है, लेकिन कार्निवोर्स क्या करता है? मांसाहारी क्या करता है? पहले शिकार करता है और उसके बाद मांस खाता है। लेकिन जो स्कैवेंजर्स रहते हैं वो मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, उनको शिकार नहीं करना पड़ता, उसको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं, मुर्दाखोर कहते हैं। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, आहार जाल में कौन सबसे अधिक संभावना की ट्रॉपिक पिरामिड के शीर्ष पर होता है? सबसे ऊपर कौन सा होता है? टॉप, सबसे टॉप पर कौन सी चीज होती है? कौन से उपभोक्ता होते हैं? जल्दी से इसका आंसर करके बताएंगे। फास्ट आंसर करना है। सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर पिरामिड पर कौन होते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन का। आपका बताना है आहार जाल में प्राथमिक उत्पादक की क्या भूमिका होती है?
प्राथमिक उत्पादक प्रोड्यूसर्स क्या काम करते हैं? ये सबसे ऊपर होते हैं क्या? बिल्कुल गलत। टॉप पे रहते हैं क्या? नहीं, वो तो टर्शियरी कंज्यूमर रहते हैं। ये हर्बीवोर्स को खाते हैं क्या? नहीं। ठीक है, ये क्या करते हैं? एनर्जी, मेन एनर्जी सोर्स है किसके लिए? हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी खाद्य श्रृंखला के लिए। अगर ये खाना नहीं बनाएंगे आगे फूड चेन चलेगी ही नहीं। तो जो एनर्जी सबसे ज्यादा आती है किससे आती है? उत्पादक से आती है, प्रोड्यूसर से आती है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट में करके बता देना। आज क्लास इतनी ही थी, पावर कट होने की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था। इस क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। जब तक आपको क्या कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को जिनने ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी क्लास के बाद आपको वहां पर टेस्ट मिलेगी, आपको टेस्ट वहां पर देना है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।